ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कल से शुरू होगी गोधन न्याय योजना। मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के सिकोला गांव में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रायपुर जिले में 22 जुलाई से तो वहीं दुर्ग जिले में 23 जुलाई से लगेगा लॉकडाउन। बीजापुर जिले से 6 माओवादी गिरफ्तार किए गए। वहीं दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण इलाके में माओवादियों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। और स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर आज प्रदेशभर में आयोजित कार्यक्रमों में उन्हें दी जा रही है श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से गोधन न्याय योजना शुरू होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल दुर्ग जिले के सिकोला गांव में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए मंत्रियों, संसदीय सचिवों और प्राधिकरणों के अध्यक्षों को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें इन कार्यक्रमों के लिए प्रभारी बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय रायपुर जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू गरियाबंद, आबकारी मंत्री कवासी लखमा महासमुंद, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बलौदाबाजार भाटापारा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बालोद, वन मंत्री मोहम्मद अकबर राजनांदगांव, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल रायगढ़, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल गौरेला पेंड्रा मरवाही, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार कांकेर, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम कोरबा जिले में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं संसदीय सचिवों और विभिन्न प्राधिकरणों के अध्यक्ष उपाध्यक्षों को भी अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर में जिला कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन इस योजना की शुरुआत करेंगे। इस दौरान जिले के गौठानों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर गोबर की खरीदी की जाएगी। वहीं जिले के स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों और गौठानों में करीब 1.5 लाख पौधों का रोपण भी किया जाएगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाने के लिए अधिकृत किया है। कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए महामारी अधिनियम तथा धारा 144 के लिए निषेधाज्ञा जारी कर सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों को मुक्त रखा जाएगा। निषेधाज्ञा लागू करने के पहले 3 दिन पूर्व नोटिस जारी किया जाएगा। इससे लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीदी में परेशानी नहीं होगी। ये निषेधाज्ञा 7 दिनों की रहेगी। इस दौरान स्वास्थ्य, पेयजल आपूर्ति, साफ सफाई, बिजली और अग्निशमन की सेवाएं पूरी तरह जारी रहेंगी। निषेधाज्ञा के दौरान कारखानों या निर्माण इकाइयों को शर्तों के साथ काम करने की अनुमति होगी। इस दौरान कामगारों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने पर इलाज और अस्पताल का खर्च संबंधित निर्माण इकाइयों को उठाना होगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप, अस्पताल, क्लीनिक, पशु चिकित्सा सेवाएं, दवाई दुकान, दूध और सब्जी की दुकानें पहले की तरह खुली रहेंगी। निषेधाज्ञा वाले क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवहन की अनुमति रात के समय दी जाएगी। इस दौरान मास्क पहनना और आपसी दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। रायपुर जिले में 22 से 28 जुलाई तक एक बार फिर लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने कल रात इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान किराना, सब्जी, फल और दूध की खरीदारी सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक की जा सकेगी। वहीं पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, दवा दुकान और अस्पताल को इस लॉकडाउन से अलग रखा गया है। कलेक्टर के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और आपसी दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। उधर दुर्ग कलेक्टर ने 23 से 29 जुलाई तक जिले में लॉकडाउन की घोषणा की है। वहीं रायगढ़ जिले में 22 जुलाई से दुकानों के खुलने का समय शाम 6 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही रविवार की जगह बुधवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस बीच राजनांदगांव कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा और पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने जिले में लॉकडाउन के संबंध में आज अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना के संबंध में जारी निर्देशों का सभी नागरिकों को पालन करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव जिले में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रतिबंधात्मक आदेश के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में सरकारी दफ्तरों के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टरों को आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया है। प्रतिबंधात्मक आदेश के दौरान सरकारी दफ्तरों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 1/3 कर्मचारियों को ही उपस्थित होने को कहा जाएगा। इसके लिए बारी बारी से सभी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पहले की तरह ही दफ्तरों में अपना कार्य करेंगे। यह आदेश प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित सरकारी निगम, मंडल, आयोग और अन्य इकाइयों पर भी लागू होगा। इन सभी सरकारी दफ्तरों और अन्य इकाइयों में बाहरी आगंतुकों को कार्यालय प्रमुख की अनुमति से ही प्रवेश दिया जा सकेगा। इन सभी सरकारी दफ्तरों में मास्क लगाने के साथ ही आपसी दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी दफ्तरों में सैनिटाइजेशन और नियमित साफ सफाई की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बावजूद यहां इस बीमारी से स्वस्थ होने वालों का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से बेहतर बना हुआ है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर सभी पड़ोसी राज्यों से बेहतर है। यहां 70% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। मृत्यु दर के मामले में भी छत्तीसगढ़ पड़ोसी राज्यों से बेहतर है। यहां मृत्यु दर केवल 0.48% है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश के राजनांदगांव, बिलासपुर और अंबिकापुर मेडिकल कॉलेजों के आरटीपीसीआर लैब में अगले 8-10 दिनों में जांच की सुविधा शुरू हो जाएगी। साथ ही 20 नई जगहों पर भी ट्रू नॉट मशीनों से अगले 2 हफ्तों में सैंपल जांच का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जांच का दायरा बढ़ाने के लिए पूल टेस्टिंग भी की जा रही है। प्रदेश में अभी तक 2,39,000 सैंपल की जांच की जा चुकी है। इनमें 5,246 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 3,658 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 1,564 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन आवासीय इकाइयों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो अपने परिसर में छोटे स्तर पर कोविड देखभाल केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। दिशा निर्देश में कहा गया है कि इन केंद्रों में मामूली लक्षण और संदिग्ध लक्षण वाले निवासियों के साथ साथ बिना लक्षण वाले संक्रमितों की देखभाल की जा सकेगी। दिशा निर्देशों के अनुसार ये केंद्र वरिष्ठ लोगों, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और दूध पिलाने वाली महिलाओं तथा अन्य रोगों से ग्रस्त संक्रमित लोगों के लिए नहीं होंगे। उन्हें समुचित कोविड अस्पतालों में भर्ती कराना होगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि ये केंद्र आवासीय परिसरों के सामुदायिक कक्ष, साझा उपयोग केंद्र या खाली फ्लैट में बनाए जा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। बस्तर संभाग में अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 43 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। अकेले बस्तर जिले में आज कोरोना से संक्रमित 26 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग जिले में आज 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके अलावा सरगुजा जिले में कोरोना संक्रमित 21 मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। इनमें से 19 अंबिकापुर और 2 लुंड्रा के हैं। वहीं कोंडागांव के बयानार में आज एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। इसी तरह जांजगीर चांपा जिले में अब तक कुल 4 कोरोना पॉजिटिव आज मिले हैं। जिले के चांपा नगर में आरपीएफ का एक जवान भी कोरोना संक्रमित मिला है। इसके बाद चांपा रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित जीआरपी थाने को सील कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों की रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार पूरी तरह से नाकाम है। इस पूरे मामले पर कोई ठोस नीति नहीं बनाए जाने के कारण राज्य सरकार इस मोर्चे पर पूरी तरह से असफल साबित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अब तक लॉकडाउन को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है, इसलिए हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। श्री कौशिक ने प्रदेश के मंत्रियों पर भी सार्वजनिक स्थानों पर आपसी दूरी का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसमें कोरोना को लेकर कठोर फैसले लेने की जरूरत है।
बीजापुर जिले के बेदरे थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोप है कि इन माओवादियों ने बीते 3 जुलाई को वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण थाना क्षेत्र में माओवादियों द्वारा परचेली गांव के 7 ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इन सभी ग्रामीणों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्ग जिले की चरौदा निवासी एक महिला द्वारा बीते दिनों आत्महत्या किए जाने के मामले में जिले की ही एक महिला उप पुलिस अधीक्षक और उनकी मित्र के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि उप पुलिस अधीक्षक ने अपनी सहेली के साथ चरौदा के आदर्श नगर इलाके में रहने वाली 40 वर्षीय महिला के साथ मारपीट की थी। इस घटना के बाद महिला ने आत्महत्या कर ली थी। इस मामले को लेकर चरौदा के स्थानीय लोगों ने चक्काजाम और प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद डीएसपी और उनकी सहेली के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी महिला डीएसपी फरार बताई जाती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिले में जमीन खरीदी के नाम पर 26 लाख रूपये की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने फर्जी इकरारनामा बनाकर आवेदक की रिसाली स्थित जमीन का सौदा कराया था। इसके एवज में वह 26 लाख रूपये लेकर फरार हो गया। वहीं राजनांदगांव जिले के अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र में एक आरोपी ने पेंशन खाते को अपडेट करने का झांसा देकर सेवानिवृत्त सहायक उप पुलिस निरीक्षक के खाते से ऑनलाइन ठगी कर 19 लाख रूपये निकाल लिए हैं। बलरामपुर जिले में हरिगवां ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ जिला पंचायत के सीईओ ने एफआईआर दर्ज कराई है। सरपंच के खिलाफ शौचालय निर्माण सहित अन्य कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर उन्होंने विभागीय जांच कराई थी। जांच में हरिगवां के सरपंच और सचिव द्वारा करीब 30 लाख रूपये गबन प्रमाणित होने के बाद जिला पंचायत के सीईओ ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की आज जयंती है। इस मौके पर प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर बघेल को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर बघेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को गति देने में डॉक्टर बघेल की निर्णायक भूमिका रही। उनके प्रभाव ने सैकड़ों युवाओं को स्वाधीनता संग्राम से जोड़ा। डॉक्टर बघेल रचनात्मक कार्य और किसान मजदूर हितैषी गतिविधियों से जुड़कर छत्तीसगढ़ की सेवा करते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बघेल के छत्तीसगढ़ के लिए किए गए योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति पर केंद्रित लोक पर्व हरेली कल प्रदेशभर में मनाया जाएगा। सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसान अपने कुल देवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा करते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने हरेली पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व पर किसान अपने कृषि उपकरणों और कृषि कार्य में सहयोग करने वाले पशुओं की पूजा अर्चना कर अच्छी फसल की कामना करते हैं। वहीं डॉक्टर महंत ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि यह पर्व छत्तीसगढ़ के किसानों की प्रकृति के प्रति प्रेम और समर्पण को प्रकट करता है। इस बीच हरेली पर्व पर प्रदेशभर के गौठानों में वृक्षारोपण का विशेष अभियान चलाया जाएगा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश के 408 गौठानों में 2,84,000 पौधों का रोपण किया जाएगा। वन मंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम में फलदार और लघु वनोपज पर आधारित पौधों को शामिल किया गया है। इस बीच अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश मिश्र ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनकी समिति हरेली पर्व पर अंधविश्वास के खिलाफ विशेष जनजागरण अभियान चलाएगी। इस दौरान विभिन्न गांवों में टोनही प्रताड़ना के विरोध में लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। नवा रायपुर में शहीद वीरनारायण सिंह संग्रहालय बनाया जाएगा। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने इस संग्रहालय के निर्माण के लिए चयनित स्थल का पिछले दिनों निरीक्षण किया। नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान तथा ट्राइबल म्यूजियम के सामने लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में इस संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। इस संग्रहालय में शहीद वीरनारायण सिंह के स्वाधीनता संग्राम में दिए गए उनके योगदान सहित संपूर्ण जीवन वृत्त का चित्रण किया जाएगा। वहीं रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान के संग्रहालय में अब आदिवासी समुदाय की कला संस्कृति और जनजीवन से जुड़ी सामग्री की झलक देखने को मिलेगी। आदिवासी समाज द्वारा पिछले दिनों आयोजित बैठक में समाज के प्रमुखों ने पुरातात्विक महत्व और आदिवासी जनों द्वारा दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं को उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी।
आदिवासी संस्कृति की धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से इस संस्थान को जनजातीय सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। बैठक में बताया गया कि रायपुर स्थित संस्थान में सुकमा जिले में निवासरत जनजातियों के साहित्य, पारंपरिक तकनीक, विवाह संस्कार और धार्मिक आस्था तथा घोटुल संस्कृति को खासतौर पर प्रदर्शित किया जाएगा। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। रायगढ़ जिले के एक होटल में क्वारेंटाइन किए गए व्यक्ति और होटल संचालक के खिलाफ क्वारेंटाइन नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बलरामपुर जिले के राजपुर पस्था डौरा चौकी अंतर्गत एक गांव में बीती रात आपसी विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। और दुर्ग जिले के जामुल में आज ट्रेलर की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल से प्रदेश में शुरू होगी गोधन न्याय योजना। मुख्यमंत्री दुर्ग जिले के सिकोला गांव में इस योजना का शुभारंभ करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर रायपुर जिले में 22 जुलाई से तो वहीं दुर्ग जिले में 23 जुलाई से लगेगा लॉकडाउन। बीजापुर जिले से 6 माओवादी गिरफ्तार किए गए। वहीं दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण इलाके में माओवादियों द्वारा ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। और स्वाधीनता सेनानी और साहित्यकार डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती पर आज प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों में उन्हें दी जा रही है श्रद्धांजलि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।